इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों राधा कृष्णन के बारे में, एक नेहरू के राधा कृष्णन और दूसरे मोदी के राधा कृष्णन। तो पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी कि आरएसएस की और बीजेपी की जो कुछ टसल्स की बातें सामने आती रही हैं। आपसे वीडियो में बात करेंगे कि दोनों राधा कृष्णन में क्या समानताएं और क्या विषमताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश को एक और राधा कृष्णन मिलने जा रहे हैं। राधा कृष्णन बोले तो एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन थे जो देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने बाद में, और अब दूसरे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं राधा कृष्णन, जिनका नाम है पीसी राधा कृष्णन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों राधा कृष्णन के बारे में, एक नेहरू के राधा कृष्णन और दूसरे मोदी के राधा कृष्णन। एक वो राधा कृष्णन जो उसी तमिलनाडु की उसी दक्षिण की भूमि से खोज थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए और फिर राष्ट्रपति बने। और अब उसी तमिलनाडु से, उसी साउथ की धरती से राधा कृष्णन सामने आए हैं, जिनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया है एनडीए ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन ने। और अगर माने तो जिस प्रकार की स्थिति है देश की संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की, उसके लिहाज से राधा कृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। आपसे वीडियो में बात करेंगे कि दोनों राधा कृष्णन में क्या समानताएं और क्या विषमताएं। आपको बताएंगे कि दोनों राधा कृष्णन यानी कि नेहरू के राधा कृष्णन और मोदी के राधा कृष्णन में किस प्रकार के फर्क हैं और कौन सी दोनों के बीच में समानता। नेहरू के राधा कृष्णन शिक्षा के पेशे से आते थे और मोदी के राधा कृष्णन वाणिज्य के, व्यापार के पेशे से आते हैं। एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों कि चाहे वो संसद की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे चुनावी सभाएं हों और चाहे कुछ और, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सभी लोग कहीं ना कहीं नेहरू को सामने ले ही आते हैं। चर्चा का विषय जब भी होता है उसके अंदर नेहरू प्रमुख पार्ट पे होते हैं। और अगर आप माने तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित नाम में भी अगर हम ये कह दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या प्रधानमंत्री मोदी की, एनडीए की, अमित शाह की, बीजेपी की, सभी के लिए थिंक टैंक बने, सोच बने। जवाहरलाल नेहरू के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार के लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन इस बात को लेके तो कह सकते हैं कि राधा कृष्णन और राधा कृष्णन ये दोनों पसंद बने। पहले बात करते हैं उन राधा कृष्णन की जो मोदी के राधा कृष्णन हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट हैं, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए सोच हैं भारतीय जनता पार्टी की। तमिलनाडु से आते हैं, मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनकी जो भूमिका रही है हमेशा शुरू से, 16 साल की उम्र में चले गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मोदी जी के राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नास्वामी राधा कृष्णन। 68 साल के राधा कृष्णन शिक्षा में बीबीए हैं। अपने उद्यम से उन्होंने, यानी कि जो उनका कारोबार था, उनसे उन्होंने करोड़ों रुपए की पूंजी जमा की। मैंने आपको पहले बताया कि बीबीए की पढ़ाई करने के बाद वो शुरू हो गए थे अपने बिजनेस में, कारोबार में। सियासत की बात करें तो सांसद भी रहे, और संवैधानिक पदों की बात करें तो आजकल भी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। राधा कृष्णन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। केरल के लिए प्रभारी बने थे, केरल भाजपा के प्रभारी, यानी कि साउथ के अंदर किस प्रकार जड़ें जमाई जाए भारतीय जनता पार्टी की, उस काम को बाखूबी किया राधा कृष्णन ने। राधा कृष्णन के लिए कहा जाता है कि वो साउथ के मोदी कह दें या साउथ के अटल कह दें, उस भूमिका में रहे हैं। 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय कायस्थ बोर्ड के अध्यक्ष थे। लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के जो मंत्रालय है एमएसएमई का, ये जो शाखा है उसके अंडर काम करती है और उसके कर्ता धर्ता रहे। मैंने आपको बताया राधा कृष्णन 2 बार सांसद बने।
1998 में जब कोयम्बटूर में बम धमाके हुए थे और उसके बाद चुनाव हुआ था, 1998 के चुनाव के अंदर, यानी कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने 13 महीने के प्रधानमंत्री, और उसके बाद 1999 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी बने 5 साल के प्रधानमंत्री, इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी का टिकट उनके पास था कोयम्बटूर से, और दोनों बार सांसद चुने गए थे। पहली बार लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, और दूसरी बार 1999 में लगभग 50,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। एक बात और आ जाती है राधाकृष्णन के बारे में कि तमिलनाडु में रहते हुए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का करुणानिधि जी की पार्टी के साथ में समझौता हुआ करता था, अलायंस था। जो सियासत के बातें जानते हैं उनको अच्छे से ध्यान होगा कि उस समय एनडीए का पार्ट हुआ करती थी, और उनके साथ मिल करके तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन तैयार करने में अपना खूब पसीना बहाया राधाकृष्णन ने। ये भी ज़रूर है कि राधाकृष्णन ही एक कारण बने डीएमके से गठबंधन टूटने के लिए भी। आज डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में आज भी, तो डीएमके से गठबंधन टूटने के अंदर भी कहीं राधाकृष्णन की बड़ी भूमिका थी। अब बात आ जाती है कि राधाकृष्णन क्यों? तो पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी कि आरएसएस की, और बीजेपी की जो कुछ टसल्स की बातें सामने आती रही हैं, एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि उन सब बातों को वॉश करने के लिए, उन सब बातों को धोने के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना गया। आरएसएस के लिए किस हद तक काम करते रहे हैं पहले भी राधाकृष्णन, कि उन्होंने जो आरएसएस के कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के जो आरोपी थे उनका विरोध करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, खुद गिरफ्तार भी हुए थे। दक्षिण भारत के मैंने आपको बताया, और खासकर तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उनकी सीधी पकड़ है, उनके अंदर अपनी पहचान रखते हैं। और राधाकृष्णन को अगर आज कहें कि जो कैंडिडेट बनाया गया, नंबर 1 तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैंने आपको बताया, दूसरा साउथ को एक संदेश देना कि देखिए आपकी जो कहीं कभी कमी नहीं होगी। पिछले समय के आप देखें तो साउथ के जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति देश में रहे वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, के वेंकट रमन रहे, उसके बाद में अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। और आज यही संदेश देने के लिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने साउथ के स्टेटों को ये मैसेज देने के लिए कि लुटियंस के जोन में और संवैधानिक पद पर जो देश का दूसरे नंबर का पद है उस पर साउथ से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की पसंद हैं। दूसरा आप देख सकते हैं तो राधाकृष्णन ब्राह्मण समाज से आते हैं, और अगर साउथ के राज्यों की कहें, खासकर तमिलनाडु की बात ही कर लें, तो तमिलनाडु के अंदर जो द्रमुक भाषा है, वहाँ की द्रविड़ जो भाषा है, द्रविड़ को करने वाले और ओबीसी, इसको ज़्यादा वहाँ पर तवज्जो मिलती है। ब्राह्मण समाज को कहीं वहाँ पर तमिलनाडु जैसे स्टेटों में कहीं ना कहीं हतोत्साहित किया जाता है, और एक संदेश देने के लिए वहाँ के ब्राह्मण कम्युनिटी को, और इसके अलावा अगर पूरे देश में भी कहें तो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के रूप में पिछले समय में सामने आया है। उनको एक संदेश देने के लिए कि आपके समाज का व्यक्ति जो खासकर दक्षिण से आता है, जहाँ पर उनको पूरा स्थान नहीं मिल रहा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर दूसरा स्थान दिया। एक साथ और बात जाती है कि राष्ट्रीय कनेक्शन दिखा करके कि भाजपा जो है पूर्व से लेकर पश्चिम से और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए दिल्ली में नंबर 2 पर आपको आसीन किया जा रहा है। आगे देखें तो फिर तमिलनाडु के अंदर आगे चुनाव भी है, और सियासत तो हमेशा हावी रहती है। इस सियासत को देखते हुए कह सकते हैं कि एक आरएसएस का कैडर बेस कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक ऐसा नेता जो तमिलनाडु की एंटी द्रविड़ दल यानी कि, और वहाँ की जो दूसरी राजनीति है जिसने कि वहाँ की एंटी ब्राह्मण राजनीति को हाशिए पर धकेला, उसको सामने लाया गया। तो ये तो बात आती है भारतीय जनता पार्टी के राधाकृष्णन, जो अब उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं, और मैंने आपको पहले बताया कि संभवतः ये देश के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की, एक ऐसे विद्वान, ऐसे नेता और ऐसा करेक्टर कि जिनका राजनीति से कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो व्यक्तित्व जिसे कभी वोटों की कोई परवाह नहीं रही, और वो व्यक्तित्व जिसने छोटे बड़े ऊंचे नीचे सभी पहचानों से दूर हट करके देश के अंदर एक अपनी पहचान कायम की। एक ऐसा व्यक्तित्व सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन
जो डॉक्टरेट की उपाधि जिनके पास थी, पहले शिक्षक के बाद में पीएचडी करना और उसके बाद में उपराष्ट्रपति पद के स्तर तक पहुंचना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो राधा कृष्णन है, मैंने आपको पहले बताया था, ये राधा कृष्णन 68 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के राधा कृष्णन 64 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बने थे। उनका जन्म भी मद्रास के अंदर ही हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, जो आज चेन्नई है। ब्राह्मण परिवार में इनका भी जन्म हुआ था। शुद्ध शिक्षाविद रहे, शुद्ध दार्शनिक रहे, परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री थी, उसके बाद पीएचडी की। 21 साल की उम्र में वो सहायक व्याख्याता बन गए, यानी कि असिस्टेंट लेक्चरर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। इसके अलावा कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, काशी और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों के चांसलर रहे। भारत का जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके भी मेंबर रहे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। 1954 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और राधा कृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे करेक्टर रहे जो सियासत से दूर, राजनीति से दूर, तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सी से दूर और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उस समय की हुकूमत के साथ में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंखें डाल करके बात किया करते थे। वो राधा कृष्णन की जिनके नाम पर आज भी देश के अंदर उनके जन्मदिन को, यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आगे तुलना क्या होगी देखना तो ये होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि तमिलनाडु की उसी ज़मीन से एक और राधा कृष्णन देश के सर्वोच्च दूसरे पद को सुशोभित करने की लगभग तैयारी पर हैं। तो तमिलनाडु की सरजमी से आने वाले ही, यानी कि दक्षिण से आने वाले ये दूसरे राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अब पीसी राधाकृष्णन, क्या समानता और क्या विषमता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।